फ्रेंड्स, NCERT 360 डिग्री क्लास 6 से लेकर के 12 तक जो बुक आया हुआ है, बिल्कुल जो है दोस्तों भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक अद्भुत पुस्तक है। और इसमें जो है आपको कंटेंट दिया हुआ है, जो स्क्रीनशॉट दिया हुआ है खास करके पेज बाय पेज, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इस बुक को बढ़िया से देख लीजिए। और आज का ट्रेंड भी NCERT ही चल रहा है एग्ज़ाम के पैटर्न के हिसाब से देखते हुए, क्योंकि दरोगा का आप देख सकते हैं क्वेश्चन, तो लगभग क्वेश्चन जो है NCERT से ही दरोगा वाला जो है प्रश्न बना था। तो अगर आप दरोगा मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो है NCERT 12th 10th और इंटर, ये जो है 3 क्लास का जो है NCERT और सभी विषयों का आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, इसका विषय सूची देखा जाए तो क्लास 6 से लेकर के जो है 12 तक दिया हुआ है। आज हम लोग जो है टारगेट रखते हुए जो है हम लोग AEDO और ख़ास करके दरोगा बैच को टारगेट रखते हुए जो है इसको स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th का। ठीक है, तो क्लास 12th का जो है चैप्टर हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें जो है लगभग 70 प्रश्न आपको दिया हुआ है। तो आज हम लोग पहला चैप्टर इसका देखते हैं और इसको याद करने का भी कोशिश करेंगे और विस्तार से पढ़ने का भी कोशिश करेंगे। और इसमें लगभग जो है आप देख सकते हैं 12 चैप्टर दिया हुआ है। तो आइए हम लोग जो है इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतिहास हिस्ट्री क्लास 12th। आज हम लोग इतिहास से स्टार्ट करते हैं। अध्याय 1 दिया हुआ है आपको ईंट मनक्के तथा अस्थियाँ यानी हड़प्पा सभ्यता। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। और एक बात, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों। लाइक और सब्सक्राइब करने से जो है हम लोग को मोटिवेशन भी आता है, तो आप ज़रूर करिएगा। तो पहला प्रश्न है अध्याय 1 का, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी थी? ध्यान रखेंगे, विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी थी। तो इसमें आंसर भी दिया हुआ है, तो उससे कोई बात नहीं, लेकिन समझ समझ के हम लोग पढ़ते जाएंगे। कोशिश करेंगे कि आंसर को छिपाएं थोड़ा सा, कि आप लोग के दिमाग पे जोर पड़े। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो मोहर हो जाएगा, मोहर। आइए इसका विस्तार डिटेल देखते हैं। तो हड़प्पाई मोहर संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाई गई इन मोहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र तथा एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्णित हैं जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई पुरावस्तुओं जैसे उनके आवासों, मृद भांडों, आभूषणों, औजारों तथा मोहरों, दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर, और आंसर हम लोग छिपाने का कोशिश करेंगे और आप लोग थोड़ा दिमाग पे जोर डालिएगा। हड़प्पा की अधिकांश मोहरें की बनी होती है। ठीक है, तो हड़प्पा की अधिकांश मोहरें बनी होती है। तो आप आंसर ज़रूर देने का कोशिश करिएगा और बहुत फास्ट तरीक़ा से हम लोग इसको जो है समाप्त करेंगे। तो क्या हो जाएगा? तो हड़प्पा की अधिकांश मोहरें सेल खड़ी की बनी होती है, अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेल खड़ी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सॉरी इसका डिटेल देखते हैं। हड़प्पाई मोहर संभवतः हड़प्पा अथवा सिंध घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाई गई इन मुहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र तथा एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्णित है जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। फिर भी हमें इस क्षेत्र में समय बसे लोगों के जीवन के विषय में उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई पुरावस्तु जैसे अनेक आवासों, मृद भांडों, आभूषणों, औजारों तथा मोहरों, दूसरे शब्द में पुरातात्विक साक्ष्य के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है। तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो तीसरा नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ है, आंसर दिख जा रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के खोजा गया पहला स्थल कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थान पूछा है, तो पहला स्थान ध्यान रखिएगा हड़प्पा होगा, हड़प्पा। तो इसका आंसर हड़प्पा है। इसका डिटेल हम लोग देखते हैं। इस सभ्यता का
नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहां यह संस्कृति पहली बार खोजी गई के नाम पर किया गया था। इसका काल निर्धारण लगभग 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया है। इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियां अस्तित्व में थी, जिन्हें क्रमशः आरंभिक तथा पूर्ववर्ती हड़प्पा कहा जाता है। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है, विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। चौथा नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है, हड़प्पा से सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश महत्वपूर्ण सबूत खोजे गए हैं। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल था, तो ये तो सही है। ठीक है, और खोजा गया पहला स्थल था। उपयुक्त में से ये कोई एक और उपयुक्त में से कोई नहीं, तो बी इसके आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल था। आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। पुरातात्विक संस्कृति शब्दों का प्रयोग पूरा वस्तुओं के एक ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंध पाए जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पूरा वस्तुओं में मुहरें, मनके बाट, पत्थर के फलक और पकी हुई ईंटों सम्मिलित है। वे वस्तुएं अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर, बलूचिस्तान तथा गुजरात जैसे क्षेत्रों से मिली है, जो एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित है। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहां यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी के नाम पर किया गया है। इसका काल निर्धारण लगभग जो है, ये याद रखिएगा, काल निर्धारण 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया है। इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियां अस्तित्व में थी, जिन्हें क्रमशः आरंभिक तथा पुरावर्ती हड़प्पा कहा जाता है। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण लगभग ईसा पूर्व के बीच किया गया था। तो ये 2600 और 1900 के ईसा पूर्व के बीच किया गया था, तो इसका जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए इसका डिटेल हम लोग देख लेते हैं। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहां यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी के नाम पर किया गया है। इसका काल निर्धारण लगभग 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया है। इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियां अस्तित्व में थी, जिन्हें क्रमशः आरंभिक तथा परवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन बताना है कि कौन सा जो है सत्य है। तो पहला है, हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दाने में गेहूं, जौ, दल, सफ़ेद चना तथा तिल शामिल है। तो ये कथन क्या है? बिल्कुल सही है। बाजरे के दाने हरियाणा के स्थलों से प्राप्त हुए थे, तो ये गलत हो जाएगा। बाजरे के दाने जो है गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए थे। तीसरा ऑप्शन है, हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियां में मवेशियों, भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर की हड्डियां शामिल है। तो ये भी कथन क्या है? बिल्कुल सही है। यानी 1 और 3 कथन जो है सही है, यानी सी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इसका डिटेल देखते हैं। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दाने में गेहूं, जौ, दल, सफ़ेद चना तथा तिल शामिल हैं। बाजरे के दाने गुजरात से, ध्यान रखेंगे, बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए थे। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए। ठीक है, और इसका डिटेल देखते हैं। हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियां में मवेशियों, भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर की हड्डियां शामिल है। पूरा प्राणी वैज्ञानिक अथवा जीव पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर पालतू थे। ठीक है, आइए जो है हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो इसको हम लोग जूम कर लेते हैं। और इसमें जो है कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। दिया हुआ है, चोलिस्तान के कई स्थलों और बनावली में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। ठीक है, तो ये कथन सही है। चोलिस्तान के कई स्थलों और बनावली, यानी बनावली हरियाणा में पड़ता है, में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। दूसरा है, कालीबंगन में जोते गए खेत का साक्ष्य मिले हैं जो हड़प्पा सभ्यता के विकसित चरणों से संबंधित है। तो ये भी कथन क्या है, सही है। कालीबंगन पर जोते गए खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे, जो यह दर्शाते हैं कि उसमें एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। ये भी बिल्कुल सही है। अफगानिस्तान में सुतुरघई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं मिले हैं। तो ध्यान रखेंगे, नहरों के कुछ अवशेष कहाँ मिले हैं, तो अफगानिस्तान के सुरतुघई में मिले हैं। तो ये भी कथन जो है सही है, यानी तीनों कथन इसका जो है सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो उपयुक्त में सभी कथन जो है सही है। आइए इसका हम लोग डिटेल देखते हैं। तो डिटेल है, इस आधार पर पुरातत्वविद यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैल का प्रयोग होता था। साथ ही चोलिस्तान के कई स्थलों और बनावली हरियाणा से मिट्टी से बने हल का प्रतिरूप मिले हैं। इसके अतिरिक्त पुरातत्ववादियों को कालीबंगन राजस्थान में पड़ता है नामक स्थान पर जुते हुए खेत का साक्ष्य मिले हैं जो आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबंध है। इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकर कोण पर काटते हुए विद्यमान है, जो दर्शाता है कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। पुरातत्ववादियों ने फसल की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानने का प्रयास भी किया। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हाथों में बिठाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग करते थे या फिर वे धातु के औजारों का प्रयोग करते थे? अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्र में स्थित है, जहां संभवतः कृषि के लिए सिंचाई का आवश्यक पड़ती है। अफगानिस्तान में सुतुरघई नामक हड़प्पा स्थल है से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं मिले। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई थी। ठीक है, 8 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे? पहले जनरल कौन थे पूछा है, तो आप लोग ज़रूर इसका आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कर्निंघम। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर कर्निंघम, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए इसका डिटेल देखते हैं। हालांकि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल था, इसे ईंट चुराने वाले ने बुरी तरह से नष्ट कर दिया था। ठीक है, इसे ईंट चुराने वाले ने बुरी तरह से नष्ट कर दिया था। 1875 में ही भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे, तो अलेक्जेंडर कर्निंघम थे। इनका नाम याद रखिएगा, 1875, जिन्हें सामान्यतः भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन दिया है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा अलेक्जेंडर कर्निंघम को कहा जाता है। आइए इसका डिटेल देखते हैं। तो हालांकि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल था, इसे ईंटा चुराने वाले ने बुरी तरह से नष्ट कर दिया था। ठीक है, 1875 में ही भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल अलेक्जेंडर कर्निंघम, जिन्हें सामान्यतः भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा के शहरों की सबसे विशिष्ट विशेषताएं क्या थी, तो सावधानीपूर्वक नियोजित सड़कें, ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली, नियोजित इमारतें, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकासी प्रणाली जो है हड़प्पा के शहरों की सबसे विशिष्ट विशेषता थी। ध्यान रखिएगा, ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकासी प्रणाली कहाँ थी, तो हड़प्पा के शहरों में, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए इसका डिटेल देखते हैं। हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी
विशिष्टताओं में से एक ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकासी प्रणाली थी। यदि आप निचले शहर के नक्शे को देखें तो आप यह जान पाएंगे कि सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नलियों को के साथ गलियों को बनाया गया था, फिर उनके अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया था। 11 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। हड़प्पा शहर के सड़कों तथा गलियों एक दूसरे को पर काटती है, तो समकोण हम लोगों ने पढ़ा था। हड़प्पा शहर के सड़कों तथा गलियों एक दूसरे को काटती है, तो क्या हो जाएगा, समकोण पे काटती है, याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन लगभग आपको लूसेंट में नहीं मिलेगा, अगर उठा करके पूछ ले तो आप सोचते रहिएगा कि वर्गाकार मारे या क्या मारे। ठीक है, तो समकोण पर काटते हैं, याद रखिएगा। यदि आप निचले शहर के नक्शे को देखें तो आप यह जान पाएंगे कि सड़कों तथा गलियों का लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नलियों के साथ गलियों को बनाया गया था, बनाया गया था, फिर उनके अगल बगल आवासों का बनाया गया था और फिर उनके अगल बगल आवासों का निर्माण किया। ठीक है, उसके बाद जो है 12 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा बस्तियों में पश्चिम भाग था, तो हड़प्पा बस्तियों में जो है पश्चिम भाग था, आपको पूछा है, तो आप देखकर ज़रूर आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको छोटा लेकिन उच्चतर इसका आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। हड़प्पा बस्तियों में पश्चिम भाग में छोटा था लेकिन उच्चतर यानी उच्च स्थान पे था। आइए इसका डिटेल हम लोग देखते हैं तो समझ में आप लोग को आ जाएगा। हालांकि अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा ऊंचा पश्चिम तथा एक बड़ा लेकिन निचला पूर्वी भाग था। तो ध्यान रखेंगे, एक बड़ा लेकिन नीचे था, वो पूर्वी भाग था। पर इस नियोजन में विविधताएं भी है। धौलावीर तथा लोथल जो गुजरात में पड़ता है, जैसे स्थलों पर पूरी बस्ती किलेबंद थी तथा शहर के कई हिस्सों में दीवारों से घेर कर अलग किया गया था। लोथल में दुर्ग दीवार से घिरा तो नहीं था, पर कुछ ऊंचाई पर बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद्वानों के अनुमान के अनुसार मोहनजोदड़ो में कुएं की कुल संख्या लगभग कितनी थी? तो विद्वानों के अनुमान के अनुसार मोहनजोदड़ो में कुएं की कुल संख्या लगभग कितनी थी? तो इसका हो जाएगा आपको 700, लगभग जो है 700 कुएं की संख्या थी। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए इसका डिटेल हम लोग देखते हैं। तो डिटेल है, हर घर का ईंट के फर्श से बना अपना एक स्नानगार होता था, जिसकी नलियां दीवार के माध्यम से सड़क की नलियों से जुड़ी हुई थी। कुछ घरों में दूसरे तल्ला या छत पर जाने हेतु बनाई गई सीढ़ियां के अवशेष मिले थे। कई आवासों में किए थे जो अधिकांशतः एक ऐसे कक्ष में बनाए गए थे जिसमें बाहर से आया जा सकता था और जिनका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा किया जाता था। विद्वानों ने अनुमान लगाया था कि मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या लगभग कितनी थी? तो 700 थी। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा वास्तुकाल में दुर्ग का हिस्सा नहीं था? दुर्ग का हिस्सा नहीं था पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा जनता का आवासीय भवन जो है दुर्ग का हिस्सा नहीं था, ध्यान रखेंगे। आइए इसका डिटेल देखते हैं। दुर्ग पर हमें ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। इसमें एक माल गोदाम एक ऐसी विशाल संरचना है जिसके ईंटों से बने केवल निचले हिस्से शेष हैं, जबकि ऊपरी हिस्से जो संभवतः लकड़ी से बने थे बहुत पहले ही नष्ट हो गए थे और विशाल स्नानागार सम्मिलित हैं। विशाल स्नानागार आंगन में एक बना आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से एक गलियारा से घिरा हुआ है। आइए 15 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। पुरातत्ववादी सभ्यता के किस संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों को के बीच आर्थिक तथा सामाजिक भिन्नताएं जानने के लिए किस विधि का प्रयोग करते थे?
तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सावधान। ठीक है, सावधान का प्रयोग करते थे। ठीक है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए इसका डिटेल देखते हैं। पुरातत्वविद यह जानने के लिए कि क्या किसी संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक तथा आर्थिक भिन्नताएं थी, सामान्यतः कई विधियों का प्रयोग करते हैं। इन्हीं विधियों में से एक जो है सावधानों का अध्ययन है। ये आप संभवतः मिस्र के विशाल पिरामिडों, जिनमें से कुछ हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे, से परिचित है। इनमें से कई पिरामिड राजकीय सावधान थे, जहां बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति जो है दफनाई गई थी। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के सावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, पहला है, और इसमें जो है क्या है, असत्य कथन का चयन करना है। हड़प्पा स्थल से मिले सावधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था, तो ये बिल्कुल सही है। इस सभ्यता के कुछ कब्रों में मृत भांड तथा आभूषण के मिले हैं, जो यह संकेत देता है कि इन वस्तुओं का मृत्युपरांत प्रयोग किया जा सकता था। इस सभ्यता में सिर्फ पुरुषों के सावधानों से आभूषणों मिले हैं। उपयुक्त कथनों में असत्य कथन का पहचान करना है। तो इसमें जो है उपयुक्त कथन में जो है इस सभ्यता में सिर्फ पुरुषों के सावधान के आभूषण मिले, ये गलत है। पुरुष और स्त्री के दोनों के जो है आभूषण मिले हैं, तो ये कथन सही है। यानी पहला और दूसरा सही है और तीसरा जो है गलत है। तो ऑप्शन से के हिसाब से जो है बी इसका आंसर हो जाएगा, केवल तीसरा असत्य है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसका डिटेल है यहाँ पे। हड़प्पा स्थलों से मिले सावधानों में आमतौर पर मृतकों के गर्तों में दफनाया गया था। कभी कभी सावधान गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। कुछ स्थानों पर गर्त की सतहों पर ईंट की चिनाई की गई थी। क्या ये विविधताएं सामाजिक भिन्नताओं की ओर संकेत करती है? कहना कठिन है। कुछ कब्रों में मृतदांड तथा आभूषण मिले हैं, जो संभवतः एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं जिसके अनुसार इन वस्तुओं का मृत्युपरांत प्रयोग किया जा सकता था। पुरुषों और महिलाओं दोनों के सावधानों से आभूषण मिले हैं, तो ध्यान रखेंगे पुरुषों और महिलाओं दोनों के सावधानों से जो है आभूषण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से 1980 के दशक के मध्य शंख के 3 छल्लों, जैस्पर के मनक्के तथा सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण मिला था? तो 17 का आपको आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी हड़प्पा। आइए इसका डिटेल देखते हैं। 1980 के दशक के मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खनन में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्लों, जैस्पर एक प्रकार का उपरत्न है। ठीक है, जैस्पर जो है एक प्रकार का क्या है, उपरत्न के मनके तथा सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण मिला था। कहीं कहीं पर मृतकों के तांबे का दर्पणों के साथ दफनाया गया था, परंतु कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों के मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था। ठीक है, तो आइए 18 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। पुरातत्वविद किस प्रकार की वस्तुओं को सामान्यतः 2 प्रमुख वर्गों में बांटते थे? घरेलू उपयोग की वस्तुओं और आभूषण को तो नहीं, ठीक है, ये नहीं। उपयोगी वस्तुओं और विलास या कीमती दुर्लभ वस्तुओं को तो ये भी नहीं हो, यही सही हो जाएगा, आपको बी हो जाएगा। ठीक है, पुरातत्ववादी जो है किस प्रकार की वस्तुओं को सामान्यतः तो 2 प्रमुख वर्गों में बांटते थे? तो उपयोगी यानी उपयोगी रोजमर्रा की वस्तुएं, और विलास यानी कीमती या दुर्लभ वस्तुओं को जो है 2 भागों में बांटते थे। तो यही इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आइए इसका डिटेल देखते हैं। सामाजिक भिन्नता की पहचान की एक अन्य विधि ऐसी
पुरावस्तुओं का अध्ययन है जिन्हें पुरातत्ववादी मोटे तौर पर उपयोग तथा विलास की वस्तुओं में वर्गीकृत करते हैं। पहले वर्ग में रोजमर्रा का उपयोग की वस्तुओं सम्मिलित है जिन्हें पत्थर अथवा मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से आसानी से बनाया जा सकता है। इनमें चक्कियाँ, मृदभांड, सुइयाँ, झावा आदि शामिल है। ये वस्तुएं समान रूप से बस्तियों से जो है सर्वत्र पाई गई है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी वस्तुएं रोजमर्रा के उपयोग की श्रेणी में आती हैं? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा चक्कियाँ या ग्राइंडिंग स्टोन जो है रोजमर्रा की उपयोग की श्रेणी में आने वाली वस्तुएं हैं। ठीक है, तो सामाजिक भिन्नता को पहचानने की एक अन्य विधि ऐसी पुरावस्तुओं का अध्ययन है जिन्हें पुरातत्ववादी मोटे तौर पर उपयोगी तथा विलास की वस्तुओं में वर्गीकृत करते थे। पहले वर्ग में रोजमर्रा के उपयोगी वस्तुओं को सम्मिलित जिन्हें पत्थर अथवा मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से आसानी से बनाया जा सकता है। इनमें चक्कियाँ, मृदभांड, सुइयाँ, झावा आदि शामिल हैं। ये वस्तुएं सामान्य रूप से बस्तियों से सर्वत्र पाई गई हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पुरातत्वविद कब किस वस्तु की कीमती मानते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, जब वह दुर्लभ या महंगे हो या जटिल तकनीकों से बनी हो उसे जो है पुरातत्ववादी जो है महंगे मानते थे या कीमती मानते थे। जब वह दुर्लभ या महंगी हो या जटिल तकनीकी सी बनी हो। आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। पुरातत्ववादी उन वस्तुओं की कीमती मानते थे जो दुर्लभ हो अथवा महंगी, स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों से अथवा जटिल तकनीकी से बनी हो। इस प्रकार फाइनेंस या घिसी हुई रेत अथवा बालू अथवा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ के छोटे पात्र संभवतः कीमती माने जाते थे क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फाइनेंस बनाने में मुख्यतः किन सामग्रियों का मिश्रण होता है? ठीक है, फाइनेंस बनाने में मुख्यतः किन सामग्रियों का मिश्रण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी पत्थर के चूरे और कोयले का जो है प्रयोग किया जाता था फाइनेंस बनाने में। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सॉरी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन दिया है 21 नंबर का जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, घिसी हुई रेत या बालू तथा रंग चिपचिपे पदार्थ को जो है क्या कहते थे? फाइनेंस बनाने में जो है इसका प्रयोग किया जाता था। आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। पुरातत्ववादी उन वस्तुओं को कीमती मानते थे जो दुर्लभ हों अथवा महंगी, स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों से अथवा जटिल तकनीकी से बनी। इस प्रकार फ्यूनन्स या घिसी हुई रेत अथवा बालू अथवा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाए गए पदार्थ के छोटे पात्र संभवतः कीमती माने जाते थे क्योंकि इन्हें बनाना बहुत कठिन था। 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फाइनेंस से बनी छोटे पत्रों या बर्तनों की कीमती क्यों माना जाता था? तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था। आइए इसका डिटेल देखते हैं। पुरातत्वविद उन वस्तुओं को कीमती मानते थे जो दुर्लभ हों अथवा महंगी, स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों से अथवा जटिल तकनीकों से बनी हो। इस प्रकार फ्यूनेंस या घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ है कि छोटे पात्र संभवतः कीमती माने जाते थे क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो ये आपका फाइनेंस से बना एक पात्र यहाँ पे उपलब्ध है जो चिपचिपे पदार्थ से बना है। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से महंगे पदार्थ से बने दुर्लभ वस्तुएं किस प्रकार के स्थलों पर अधिक मिलती है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, बड़ी वस्तुएं जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में जो है दुर्लभ वस्तुएं अधिक मात्रा में मिलती है। बड़ी वस्तुएं जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में। इसका डिटेल देखते हैं। यदि हम ऐसे पुरावस्तुओं के वितरण का अध्ययन करें तो
हम पाते हैं कि महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़ी वस्तुओं में केंद्रित है और छोटी वस्तुओं में ये बिरले ही मिलते हैं। उदाहरण के लिए फाइनेंस से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे, अधिकांशतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले हैं और कालीबंगन जैसे छोटी वस्तुओं से बिल्कुल नहीं। सोना भी दुर्लभ तथा संभवतः आज की तरह कीमती था। हड़प्पा स्थल से सभी स्वर्णभूषण संचयों से प्राप्त हुए थे। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के कौन सा स्थल जो पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चुनहु-दड़ो हो जाएगा, चुनहु-दड़ो। आइए इसका डिटेल देखते हैं। मानचित्र 1 में चुनहु-दड़ो को चिन्हित कीजिए। यह मोहनजोदड़ो 125 हेक्टेयर की तुलना में एक बहुत छोटी यानी 7 हेक्टेयर बस्ती है। ठीक है, चुनहु-दड़ो जो है मोहनजोदड़ो 125 हेक्टेयर की तुलना में बहुत एक छोटी 7 हेक्टेयर की बस्ती है जो लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन से संलग्न थी। शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्ब मुहर निर्माण तथा बाट बनाने में सम्मिलित थे। 25 नंबर क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति या नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इसका डिटेल देख लेते हैं। मानचित्र 1 में चुनहु-दड़ो को चिन्हित कीजिए। यह मोहनजोदड़ो 125 हेक्टेयर की तुलना में एक बहुत छोटे 7 हेक्टेयर की बस्ती है जो लगभग पूरी तरह से शिल्प है। ठीक है, शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्ब मुहर निर्माण तथा बाट बनाना सम्मिलित थे। मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध कलाकृतियाँ नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। 26 नंबर क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, त्रिभुजकार, गोलाकार और चौकोर, यानी इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। आइए इसका डिटेल देखते हैं। तो मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ की विविधता उल्लेखनीय है। कर्निलियन या सुंदर लाल रंग का है। जेस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा सेलखड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा तथा सोने जैसे धातुएं तथा शंख, फेनस और पक्की मिट्टी सभी का प्रयोग मनके बनाने होता था। कुछ मनके 2 या उससे अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे और कुछ सोने के टोप वाले पत्थर के होते थे। इनके कई आकार होते हैं जैसे चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार और ढोलाकार तथा खंडित। 27 नंबर क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता के मनके के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें जो है क्या करना है, तो सही कथन बताना है कि कौन सा जो है सही कथन है। ठीक है, तो पहला कथन है आपको, सेलखड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा तथा सोने जैसे धातुएं तथा शंख, फाइनेंस और पक्की मिट्टी का प्रयोग मनके बनाने में होता था। ठीक है, तो ये जो कथन है सही है, पहला कथन सही। दूसरा देखते हैं। इनका वितरण बड़ी और छोटी दोनों वस्तुओं में समान रूप से मिलता है। तो ये भी कथन क्या है, दूसरा भी कथन सही है। मनकों के निर्माण में प्रयुक्त कुछ कच्चा माल स्थानीय था जबकि कुछ दूरस्थ क्षेत्रों से आयात किया जाता था। तो ये भी कथन सही है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका विस्तार। मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ की विविधता उल्लेखनीय है। कॉर्निलियन या सुंदर लाल रंग का, कॉर्निलियन को सुंदर लाल रंग का, जेस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा सेलखड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा तथा सोने जैसे धातुएं तथा शंख, फाइनेंस और पक्की मिट्टी सभी का प्रयोग मनके बनाने में होता था। कुछ मनके 2 या उससे अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे और कुछ सोने के टोप वाले पत्थर के होते थे। इन्हें कई आकार होते थे जैसे चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार तथा खंडित। इनका वितरण बड़ी और छोटी दोनों वस्तुओं में समान रूप से मिलता है। कुछ वस्तुएं सम्मिलित है कि निर्माण के विशिष्ट केंद्र थे जहां से यह
माल दूसरी बस्तियों तक ले जाया जाता था। इस प्रकार यह संभव है कि चुन्हू-दड़ो और लोथल से तैयार माल जैसे मनक्के, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरी केंद्रों तक लाया जाता था। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मड़क्के बनाने की तकनीकी में कौन सा प्रक्रिया शामिल थी? 28 नंबर प्रश्न, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सेल खड़ी का चूर्ण बनाकर सांचे में ढालने के बाद बारीक छिद्र करके अंतिम रूप दिया जाता था। आइए इसका डिटेल देखते हैं। तो डिटेल है, मनक्के बनाने के तकनीक में प्रयुक्त पदार्थ के अनुसार भिन्नताएं थी। जो सेल खड़ी, जो एक बहुत मुलायम पत्थर है, पर आसानी से कार्य हो जाता था। कुछ मनके सेल खड़ी चूर्ण के लेप को सांचे में ढालकर तैयार किया जाता था। इससे ठोस पत्थरों से बनने वाले केवल ज्यामितीय आकार का विपरीत कई विविध आकारों के मनके बनाए जा सकते थे। सेल कड़ी के सूक्ष्म मनके कैसे बनाए जाते हैं, यह प्रश्न प्राचीन तकनीकी का अध्ययन करने वाले पुरातत्ववादियों के लिए एक पहेली बना हुआ है। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से शिल्प उत्पादन के लिए कच्चा माल कैसे प्राप्त किया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, नदी मार्गों एवं तटीय मार्गों द्वारा दूर दराज क्षेत्रों में से कच्चा माल मंगाया जाता था। इसका डिटेल देख लेते हैं। तो जैसे कि स्पष्ट है कि शिल्प उत्पादन के लिए कई प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग होता था। हालांकि कुछ जैसे कि मिट्टी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध थे, कुछ अन्य जैसे पत्थर, लकड़ी तथा धातु जलोढ़क मैदान से बाहर के क्षेत्रों से मांगने पड़ते थे। बैलगाड़ियों के मिट्टी से बने खिलौनों के प्रतिरूप संकेत करते हैं कि यह सामान तथा लोगों के लिए स्थल मार्गों द्वारा परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन था। संभवतः सिंधु तथा इसकी उपनदियों के बगल में बने नदी मार्ग और साथ ही तटीय मार्गों का भी प्रयोग किया जाता था। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से नागेश्वर और बालाकोट हड़प्पा वासियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण था? तो इसका आंसर हो जाएगा, वहाँ शंख आसानी से उपलब्ध होता था, जिसके लिए उन्होंने बस्तियाँ स्थापित की थी। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए इसका डिटेल देखते हैं। हड़प्पा वासी शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपनाते थे। उदाहरण के लिए उन्होंने नागेश्वर और बालाकोट में जहाँ शंख आसानी से उपलब्ध था बस्तियाँ स्थापित की। ऐसे ही कुछ अन्य पुरास्थल से सुदूर अफगानिस्तान में सुतोरघई, जो अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग के पत्थर लाजवर्द मणि के सबसे अच्छे स्रोत के निकट स्थित था, तथा लोथल जो कि कॉर्नेलियन गुजरात में भड़ौचे सेल खड़ी, दक्षिणी राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात और धातु राजस्थान के स्रोत के निकट स्थित था। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, उसके बाद दिया है इसमें पहला कोट दिया है, कूड़ा करकट शिल्प कार्यों के सबसे अच्छे संकेतों में से एक है, क्योंकि ये शिल्प उत्पादन की प्रक्रियाओं तथा स्थलों का प्रमाण देते हैं। ठीक है, और उसके बाद दूसरा ऑप्शन देखते हैं। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया है, शिल्प उत्पादन में कच्चे माल का प्रयोग स्थानीय स्तर पर उपलब्ध थे। कुछ अन्य जैसे पत्थर, लकड़ी तथा धातु जलोढ़क मैदान से बाहर के क्षेत्रों से मांगने पड़ते थे। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है, शिल्प उत्पादन के लिए कच्चा माल राजा द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता था। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है असत्य है? तो बी ऑप्शन जो है असत्य है, यानी केवल 3 जो है असत्य है, बाकी दोनों सही है। ये इसका डिटेल देख लेते हैं। जैसे कि स्पष्ट है कि शिल्प उत्पादन के लिए कई प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग होता था। हालांकि कुछ जैसे कि मिट्टी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध थे, कुछ अन्य जैसे पत्थर, लकड़ी तथा धातु जलोढ़क मैदान से बाहर के क्षेत्रों से मंगाने पड़ते थे। बैलगाड़ियों की मिट्टी से बने खिलौनों के प्रतिरूप संकेत करते हैं कि यह सामान तथा लोगों के लिए
स्थल मार्गों द्वारा परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन था। संभवतः सिंधु तथा इसकी उपनदियों के बगल में बने नदी मार्गों पर यह मार्गों और साथ ही तटीय मार्गों पर ही प्रयोग किया जाता था। यहाँ तक कि कूड़ा करकट शिल्प कार्य के सबसे अच्छे संकेतों में से एक है। उदाहरण के लिए यदि वस्तुओं का निर्माण के लिए शंख अथवा पत्थर को काटा जाता था तो इन पदार्थों के टुकड़े कूड़े के रूप में उत्पादन के स्थान पर फेंक दिए जाते थे। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हड़प्पाई मर्तबान की विशेषता क्या है? हड़प्पाई मर्तबान की विशेषता क्या है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसकी मोटी परत तरल पदार्थों के रिसाव को रोकती थी। इसका डिटेल देखते हैं। हाल ही में हुई पुरातात्विक खोज इंगित करते हैं कि तांबा संभवतः अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी छोर पर ओमान से भी लाया जाता था। रासायनिक विश्लेषण दर्शाते हैं कि ओमानी तांबे तथा हड़प्पाई पुरावस्तुओं दोनों में निकल के अंश मिले हैं जो दोनों के साझा उद्भव की ओर संकेत करते हैं। संपर्क के और भी संकेत मिलते हैं। एक विशिष्ट प्रकार के पात्र अर्थात एक बड़ा हड़प्पाई मर्तबान जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई गई थी ओमानी स्थलों से मिला है। ऐसे मोटी परतें तरल पदार्थों का रिसाव को रोक देता है। हमें यह नहीं पता है कि इन पत्रों में क्या रखा जाता था, पर यह संभव है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इनमें रखे सामान का ओमानी तांबे से विनिमय करते थे। ठीक है, यानी खरीदते थे। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग संभवतः ओमानी तांबे का उपयोग किसके लिए करते थे? तो विनिमय के लिए करते थे। डिटेल देखते हैं हम लोग। हाल ही में हुई पुरातात्विक खोज इंगित करते हैं कि तांबा संभवतः अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित ओमान से भी लाया जाता था। रासायनिक विश्लेषण दर्शाते हैं कि ओमानी तांबे तथा हड़प्पाई पुरावस्तुओं दोनों में निकल के अंश मिले हैं जो दोनों के साझा उद्भव की ओर संकेत करते हैं। संपर्क के ओर भी संकेत मिलते हैं। एक विशिष्ट प्रकार का पात्र अर्थात एक बड़ा हड़प्पाई मर्तबान जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई गई थी ओमानी स्थलों से मिले हैं। ऐसी मोटी परतें तरल पदार्थों के रिसाव को रोक देता है। हमें यह नहीं पता है कि इन पत्रों में क्या रखा जाता था, पर यह संभव है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इनमें रखे सामान को ओमानी तांबे से विनिमय करते थे। वही बात है। 34 नंबर है। मेलहू संभवतः किस क्षेत्र के लिए प्रयुक्त नाम था? मेलहू तो हड़प्पाई क्षेत्र के लिए जो है मेलहू संभवतः हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयुक्त नाम था। आइए इसका डिटेल देखते हैं। मेसोपोटामिया के लेख दिलमुन, ठीक है, लेख जो है दिलमुन संभवतः बहरीन द्वीप मगान तथा मेलहू संभवतः हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है। नामक क्षेत्र से संपर्क की जानकारी मिलती है। यह लेख मेलहू से प्राप्त निम्नलिखित उत्पादों का उल्लेख करता है। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन है। मेसोपोटामिया मिथक में किस पक्ष का उल्लेख है जिसकी आवाज़ राजा के महल से सुनी जाने की बात कही गई है? तो 35 का आपको आंसर हो जाएगा बाज। ठीक है, बाज का। आइए इसका डिटेल देखते हैं। तथा विविध प्रकार की लकड़ियाँ मेलहू के विषय में एक मेसोपोटामिया जो है मिथक यह बताता है तुम्हारा पक्षी हाज पक्षी है, हाजा पक्षी है, उसकी आवाज़ राजप्रसाद में सुनाई दे। कई पुरातत्ववादियों का मानना है कि हाजा पक्षी मोर था। हाजा पक्षी जो है मोर था और उसमें क्या दिया था? तो बाज दिया था और इसमें हाजा पक्षी दिया है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सॉरी, इसका सी ही सही है, तो ध्यान दीजिएगा, गलती हो गया। हाजी पक्षी यानी मोर भी इसको कहते थे। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मेसोपोटामिया के लेखों में मेलहू को क्या कहा गया है? मेलहू को क्या कहा गया है?
तो इसका आंसर हो जाएगा आपको नाविकों का देश। मेलहू को क्या कहा गया है? तो नाविकों का देश। ऐसा संभव है कि ओमान, बहरीन या मेसोपोटामिया के संपर्क समुद्रिक मार्ग से था। मेसोपोटामिया के लेख मेलहू को नाविकों का देश कहते हैं। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन बताना है। ठीक है, तो पहला है आपको हड़प्पाई मोहरों का उपयोग व्यापार एवं वस्त्रों की गुणवत्ता की जांच के लिए किया जाता था, तो ये गलत है। ठीक है, ये क्या है? गलत है। दूसरा है हड़प्पा सभ्यता में मुद्रांकन का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता था कि परिवहन के दौरान थैले साथ छेड़छाड़ न हो, तो ये कथन क्या है? सही है। तो केवल 2 जो है कथन सिर्फ सही है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसका डिटेल। हड़प्पाई मोहर और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्क को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। कल्पना कीजिए कि सामान से भरा एक थैला एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा गया। उसका मुख रस्सी से बांधा गया और गांठ पर थोड़ी गीली मिट्टी जमाकर एक या अधिक मोहरों से दबाया गया, जिससे मिट्टी पर मोहरों की छाप पड़ गई। यदि इस थैली के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने तथा मुद्रांकन अक्षुण्ण रहा, तो इसका अर्थ था कि थैली के साथ किस प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई थी। मुद्रांकन से प्रेषक की पहचान का भी पता चलता था। तो हम लोग देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में मोहरों और मुद्रांकन का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता था? तो लंबी दूरी के संपर्कों की सुविधाजनक बनाने के लिए जो है किया जाता था। आइए इसका डिटेल देखते हैं। मोहरों और मुद्रांकन का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्क को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। कल्पना कीजिए कि सामान से भरा एक थैली एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा गया। उसका मुख रस्सी से बांधा गया और गांठ पर थोड़ी गीली मिट्टी जमाकर एक या अधिक मोहरों से दबाया गया। ठीक है, वैज्ञानिकों ने हड़प्पाई मोहरों पर बने चित्रों को किस रूप में समझने का सुझाव दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अनपढ़ लोगों के लिए सांकेतिक भाषा। अनपढ़ लोगों के लिए क्या? सांकेतिक भाषा। आइए इसका डिटेल देखते हैं। सामान्यतः हड़प्पा मोहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा है जो संभवतः मालिक के नाम एवं पदवी को दर्शाता है। विद्वानों ने यह सुझाव भी दिया है कि इन पर बना चित्र आमतौर पर एक जानवर या अनपढ़ लोगों को सांकेतिक रूप से इसका अर्थ बताता है। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पाई लिपि को अब तक पढ़ा नहीं जा सका, लेकिन निश्चित रूप से यह किस प्रकार की लिपि नहीं थी पूछा है। तो इसके आंसर जो है हो जाएगा वर्णमालीय लिपि थी। ठीक, कैसा लिपि थी? तो वर्णमालीय लिपि थी। आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त में सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह। हालांकि यह लिपि आज तक नहीं पढ़ी जा सकी, पर निश्चित रूप से यह वर्णमालीय, जहां प्रत्येक चिन्ह एक स्वर अथवा व्यंजन को दर्शाता है, नहीं थी, क्योंकि इसमें चिन्हों की संख्या कहीं अधिक है, लगभग 375 से 400 के बीच। ऐसा प्रतीत होता है कि यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, क्योंकि कुछ मोहरों पर दाईं ओर चौड़ा अंतराल है और बाईं ओर यह संकुचित है, जिससे लगता है कि उत्कीर्णक ने दाईं ओर से लिखना आरंभ किया और बाद में बाईं ओर स्थान कम पड़ गया। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पाई लिपि के लेखन की दिशा क्या मानी जाती है? तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको दाईं से बाईं, ध्यान रखिएगा। डिटेल दिया है। अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त है। सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह हैं। हालांकि यह लिपि आज तक नहीं पढ़ा जा सकी, पर निश्चित रूप से यह वर्णमालीय, जहां प्रत्येक चिन्ह एक स्वर अथवा व्यंजन को दर्शाता है, नहीं थी, क्योंकि इसमें चिन्हों की संख्या कहीं अधिक, लगभग 375 से 400 के बीच। ऐसा प्रतीत होता है कि यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, क्योंकि कुछ मोहरों पर दाईं ओर चौड़ा अंतराल है और बाईं ओर यह संकुचित है, जिससे लगता है कि
उत्कीर्णक ने दाईं ओर से लिखना आरंभ किया और बाद में बाईं ओर स्थान जो है कम पड़ गया। ठीक है। विनिमय बाटों का निर्माण किस पत्थर से किया जाता है? विनिमय बाटों का निर्माण जो है किस पत्थर से किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको चर्ट। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर चर्ट हो जाएगा। आइए इसका डिटेल देख लेते हैं हम लोग। विनिमय बाटों का एक सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे। ये बाट सामान्यतः चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे और आमतौर पर किसी भी तरह से निशान से रहित घनाकार होते थे। इन बाटों के निचले मानदंड द्विधारी 1, 2, 3, 4, 8, 16, 32 इत्यादि यानी 12,800 तक थे, जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली के अनुसरण करते थे। छोटे बाटों का प्रयोग संभवतः आभूषणों और मनकों को तौलने के लिए किया जाता था। धातु से बने तराजू के पलड़े भी मिले हैं। आइए देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पाई बाटों की निचली मानदंड प्रणाली किस आधार पर थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, द्विआधारी प्रणाली पे थी। द्विआधारी प्रणाली पे थी। इसका डिटेल देख लेते हैं। ये बाट सामान्यतः चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे और आमतौर पर ये किसी भी तरह के निशान से रहित घनाकार होते थे। इन बाटों के निचले मानदंड द्विधारी 1, 2, 3, 4, 8, 16, 32 इत्यादि यानी 12,800 तक थे, जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली के अनुसरण करते थे। छोटे बाटों का प्रयोग संभवतः आभूषणों और मनकों को तौलने के लिए किया जाता था। धातु से बने तराजू के पलड़े भी मिले हैं। धातु से बने तराजू के पलड़े भी मिले हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में मिले विशाल भवन का पुर्तवादियों से ने क्या संज्ञा दी है? तो इसके आंसर हो जाएगा आपको प्रसाद। ठीक है, क्या संज्ञा दी है? तो प्रसाद की संज्ञा दी है। मोहनजोदड़ो से मिले विशाल भवन को पुर्तवादियों ने क्या संज्ञा दी है? तो प्रसाद का संज्ञा दी है। आइए इसका डिटेल देखते हैं हम लोग। सत्ता के केंद्र अथवा सत्ताधारी लोगों के विषय में पुरातात्विक विवरण हमें कई त्वरित उत्तर नहीं देते। पुर्तवादियों ने मोहनजोदड़ो में मिले एक विशाल भवन को एक प्रसाद की संज्ञा दी, परंतु इससे संबंध कई भव्य वस्तुएं नहीं मिली है। एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई थी और यह नाम आज भी प्रचलित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पुर्तवादियों मेसोपोटामिया के इतिहास तथा वहाँ के पुरोहित राजाओं से परिचित थे और यही समानताएं उन्हें सिंधु क्षेत्र में ढूंढी। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो में मिले एक पत्थर की मूर्ति को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुरोहित राजा। मोहनजोदड़ो में मिली एक पत्थर की मूर्ति को जो है पुरोहित राजा के नाम से जाना जाता है, यानी ये ऑप्शन सही है। आइए इसका डिटेल देखते हैं। सत्ता के केंद्र अथवा सत्ताधारी लोगों के विषय में पुरातात्विक विवरण हमें कई त्वरित उत्तर नहीं देते। पुर्तवादियों ने मोहनजोदड़ो से मिले एक विशाल भवन को एक प्रसाद की संज्ञा दी, परंतु इससे संबंध कोई भव्य वस्तुएं नहीं मिली है। एक पत्थर की मूर्ति पुरोहित राजा की संज्ञा दी है और यह नाम आज भी प्रचलित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पुर्तवादियों ने मेसोपोटामिया के इतिहास तथा वहाँ के पुरोहित राजाओं से परिचित थे और यही समानताएं उन्हें जो है सिंधु क्षेत्र में भी ढूंढी। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कथन 1, हड़प्पा सभ्यता में शासन प्रणाली की स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं। कथन 2 दिया है, मोहनजोदड़ो में मिले एक मूर्ति को पुरोहित राजा कहा गया है जिससे शासकीय सत्ता का संकेत मिले हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। दोनों कथन सत्य है, लेकिन कथन 2 कथन 1 का व्याख्या नहीं करता। ठीक है, सत्ता के केंद्र अथवा सत्ताधारी लोगों के विषय में पुरातात्विक विवरण हमें कोई त्वरित उत्तर नहीं देता। पुर्तवादियों ने मोहनजोदड़ो में मिले एक विशाल भवन को एक प्रसाद की संज्ञा दी, परंतु इससे संबंध कोई भव्य वस्तुएं नहीं मिली। एक पत्थर की मूर्ति को
पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई थी और यह नाम आज भी प्रचलित है। ऐसा इसलिए क्योंकि पुर्तवादी मेसोपोटामिया के इतिहास तथा वहाँ के पुरोहित राजाओं से परिचित थे और यही समानता उन्हें सिंधु क्षेत्र में ढूंढी। लेकिन जैसे कि हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की अनुष्ठानिक प्रथाएं अभी तक ठीक प्रकार से समझी नहीं जा सकी है और न ही यह जानने के साधन उपलब्ध है कि क्या जो लोग इन अनुष्ठानों का निष्पादन करते थे उन्हीं के पास राजनीतिक सत्ता होती थी। तो आइए 47 नंबर क्वेश्चन है, लगभग किस वर्ष तक अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1800 ईसा पूर्व। आइए इसका डिटेल देख लेते हैं हम लोग। ऐसा साक्ष्य मिले हैं जिसके अनुसार लगभग 1800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान जैसे क्षेत्र में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया था। इसके साथ ही गुजरात, हरियाणा तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश की नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी थी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन, उत्तर हड़प्पा की संस्कृतियाँ को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुवृत्ति संस्कृतियों के नाम से जाना जाता है। ऐसा लगता है कि उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रहे। कुछ चुने हुए हड़प्पा स्थलों की भौतिक संस्कृति में बदलाव आया, जैसे सभ्यता की विशिष्ट पुरावस्तुओं, बाटों, मुहरों तथा विशिष्ट मनकों का समाप्त हो जाना, लेखन, लंबी दूरी का व्यापार तथा शिल्प विशेषज्ञता भी समाप्त हो गई। सामान्यतः थोड़ी वस्तुओं के निर्माण के लिए थोड़ा ही माल प्रयोग में लाया जाता था। आवास निर्माण की तकनीकी का ह्रास हुआ तथा बड़ी सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण हुआ। अब बंद हो गया। कुल मिलाकर वस्तुएं, पुरावस्तुएं तथा वस्तुएं इन संस्कृतियों में से एक ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत करती है। इन संस्कृतियों को उत्तर हड़प्पा अथवा अनुवृत्ति संस्कृतियाँ कहा गया। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारणों में कौन से शामिल नहीं है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, विदेशी आक्रमण जो है शामिल नहीं है। इस विषय में कई व्याख्या दी गई है। इनमें जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, अत्यधिक बाढ़, नदियों का सूख जाना और या मार्ग बदल लेना तथा भूमि का अत्यधिक उपयोग सम्मिलित है। इनमें से कुछ कारण कुछ बस्तियों के संदर्भ में तो सही है हो सकते हैं, परंतु पूरी सभ्यता का पतन की व्याख्या नहीं करते। 50 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 1925 में मोहनजोदड़ो के किस भाग से सड़ते हुए अंश खंड मिले थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डेड मैन लेन। ठीक है, 1925 में मोहनजोदड़ो के किस भाग से सड़ते हुए अंश खंड मिले थे? तो डेड मैन लेन से। आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। 1925 में मोहनजोदड़ो के डेड मैन लेन से 16 लोगों की अस्थि पंजर उन आभूषणों सहित मिले थे इन्होंने मृत्यु के समय पहने हुए थे। ठीक है, 51 देखते हैं, R.E.M. व्हीलर ने मोहनजोदड़ो के अवशेषों को किस ग्रंथ के उल्लेख से जोड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऋग्वेद से जोड़ा है। R.E.M. व्हीलर ने मोहनजोदड़ो के अवशेषों को किस ग्रंथ उल्लेख से जोड़ा है? तो ऋग्वेद से जोड़ा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, डिटेल है। 1925 में मोहनजोदड़ो के इसी भाग में 16 लोगों की अस्थि पंजर उन आभूषणों सहित मिले थे जो इन्हें मृत्यु के समय पहने हुए थे। बहुत समय पश्चात 1947 में R.E.M. व्हीलर ने, जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल थे, इन पुरातात्विक साक्ष्यों का उपमहाद्वीपों में ज्ञात प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद के साथ साक्ष्यों से संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने लिखा, ऋग्वेद में पूरा शब्द का उल्लेख जिसका अर्थ प्राचीर, किला या गढ़, आर्यों के युद्ध के देवता इंद्र को पुरंदर अर्थात गढ़ विध्वंसक कहा गया है। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कथन 1, R.E.M. व्हीलर ने मोहनजोदड़ो को पतन का कारण आर्यों के आक्रमण को माना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा कथन है,
दूसरा कथन है, जॉर्ज डेल्स ने इस मत का समर्थन करते हुए कहा कि सभी मृत शरीर आर्यों के आक्रमण के प्रमाण है। तो दोनों कथन क्या है, तो असत्य है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1925 में मोहनजोदड़ो के इसी भाग में 16 लोगों के अस्थि पंजर उन आभूषणों सहित मिले थे जिन्हें उन्हें मृत्यु के समय पहने हुए थे। बहुत समय पश्चात 1947 में REM व्हीलर ने, जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल थे, इन पुरातात्विक साक्ष्यों को उपमहाद्वीपों में ज्ञात प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद के साथ साक्ष्य के संबंध में स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने लिखा, REM व्हीलर ने मोहनजोदड़ो के पतन का कारण आर्यों का आक्रमण नहीं माना था, बल्कि जॉन मार्शल ने आर्य आक्रमण सिद्धांत का समर्थन किया था। जॉन मार्शल के मत के विपरीत मॉर्टिमर व्हीलर REM व्हीलर नहीं ने मुख्य रूप से बाढ़ और जलवायु परिवर्तन के कारण बताया। इसके अलावा जॉर्ज डेल्स ने भी आर्यों के आक्रमण के कारण मोहनजोदड़ो का पतन का समर्थन नहीं किया था, और न ही उसने सभी मृत शरीर आर्यों के आक्रमण के प्रमाण होने की बात कही थी। ऋग्वेद में पूर्व शब्द का उल्लेख है जिसका अर्थ है प्राचीर, किला या गढ़। आर्यों के युद्ध के देवता इंद्र को पुरंदर अर्थात गढ़ विध्वंसक कहा गया है। 1960 के दशक में जॉर्ज डेल्स नामक पुरातत्ववादी ने मोहनजोदड़ो में जनसंहार के साक्ष्यों पर सवाल उठाया। उन्होंने दिखाया कि उस स्थान पर मिली सभी अस्थि पंजर एक ही काल से संबंध नहीं थे। 53 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, अलेक्जेंडर कर्निंघम मुख्य रूप से किस प्रकार के स्रोतों का उपयोग करके पुरातात्विक अनुसंधान करते थे? तो 53 का आंसर हो जाएगा आपको लिखित स्रोत या साहित्यिक एवं अभिलेख। तो यानी बी ऑप्शन इसका सही है। डिटेल देखते हैं, जब भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कर्निंघम ने 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक उत्खनन आरंभ किया, तब पुरातत्ववादी अपने अन्वेषणों के मार्गदर्शन के लिखित स्रोत सहित अभिलेख का प्रयोग अधिक पसंद करते थे। यहाँ तक कि कर्निंघम का मुख्य रुचि भी आरंभिक ऐतिहासिक लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 4वीं शताब्दी ईस्वी तथा उसके बाद के कालों से संबंधित पुरातत्व में थी। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कर्निंघम ने आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए किसके वृत्तांतों का उपयोग किया था? तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। तो ये रहा आपको ऑप्शन, आंसर हो जाएगा इसका डी, यानी बौद्ध तीर्थयात्रियों का जो है उपयोग किया था। आइए इसको डिटेल पढ़ते हैं। जब भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कर्निंघम ने 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक उत्खनन आरंभ किया, तब पुरातत्ववादियों ने अपने अन्वेषण के मार्गदर्शन के लिए लिखित स्रोत साहित्य तथा अभिलेख का प्रयोग अधिक पसंद करते थे। यहाँ तक कि कर्निंघम का मुख्य रुचि भी आरंभिक ऐतिहासिक लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तथा उसके बाद के काल से संबंधित पुरातत्व में थी। आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए उन्हें 4वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच उपमहाद्वीपों में आए चीन बौद्ध तीर्थयात्रियों द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों का प्रयोग किया। कर्निंघम ने अपने सर्वेक्षण के दौरान मिले अभिलेखों का संग्रहण, प्रलेखन तथा अनुवाद भी किया, प्रयास करते जो उनके विचार में सांस्कृतिक महत्व की थी। 55 नंबर क्वेश्चन है, कर्निंघम को एक अंग्रेज ने हड़प्पाई मुहर दी थी, लेकिन उन्होंने उसे किस रूप में देखा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एक कालखंड को दिनांकित करने का असफल प्रयास। आइए इसका डिटेल देखते हैं। एक अंग्रेज ने कर्निंघम को एक हड़प्पाई मुहर दी। उन्होंने मुहर पर ध्यान तो दिया, पर उन्होंने उसे एक ऐसे कालखंड में दिनांकित करने का असफल प्रयास किया जिसमें वे परिचित थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि कई और लोगों की तरह ही उनका यह भी मानना था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा की घाटी में पनपे पहले शहरों के साथ। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 20वीं शताब्दी में आरंभिक दशकों में दयाराम साहनी ने किस स्थल से मोहरों की खोज की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको हड़प्पा। नेक्स्ट है इसका डिटेल, कालांतर में 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में दयाराम साहनी जैसे पुरातात्विक ने हड़प्पा में मोहरे खोज निकाली, जो निश्चित रूप से आरंभिक ऐतिहासिक स्तरों से कहीं अधिक प्राचीन स्तरों से संबंध थी।
57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। ठीक है, तो देखते हैं। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की थी। तो ये बिल्कुल सही है। पुरातात्विक दयाराम साहनी ने हड़प्पा से मिली मोहरों को के समान मोहनजोदड़ो में भी मोहरों की खोज की। तो ये गलत है। सिर्फ हड़प्पा में जो है दयाराम साहनी ने मोहरों की खोज की थी, ध्यान रखिएगा। तो दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, मेसोपोटामिया के पुरास्थलों में हुए उत्खनन के आधार पर सिंधु घाटी की सभ्यता को मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन माना जाता है। तो ये कथन सही है, यानी पहला और तीसरा सही है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसका डिटेल देखते हैं। एक अन्य पुरातत्वविद रखलदास बनर्जी ने हड़प्पा से मिले मोहरों के समान मोहरें मोहनजोदड़ो से खोज निकाली, जिससे अनुमान लगाया गया कि ये दोनों पुरास्थल एक ही पुरातात्विक संस्कृति के भाग थे। इन्हीं खोजों के आधार पर 1924 में पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की, जैसे कि S.N. राव द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में लिखित है। मार्शल ने भारत को जहां पाया था उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। ऐसा इसलिए था कि क्योंकि मेसोपोटामिया के पुरस्थलों में हुए उत्खनन से हड़प्पा पुरस्थलों पर मिली मोहरों जैसी पर तब तक पहचानी न जा सकी मोहरें मिली थी। इस प्रकार विश्व को न केवल एक नई सभ्यता की जानकारी मिली, पर यह भी कि वह मेसोपोटामिया के समकालीन थे। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता के संदर्भ में सही कथन का जो है चयन करना है। सही कथन का चयन करना है। तो आइए देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता समकालीन थी, बिल्कुल समकालीन थी। हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक स्थलों से मिले मोहरों की तुलना मेसोपोटामिया की मोहरों से की गई, ये भी किया गया था। मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से लगभग 2000 वर्ष पुरानी थी। तो ये गलत हो जाएगा, यानी 1 सही है। आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। एक अन्य पुरातत्ववादी रखलदास बनर्जी ने हड़प्पा से मिले मोहरों के समान मोहरें मोहनजोदड़ो से खोज निकाली, जिससे अनुमान लगाया गया कि ये दोनों पुरस्थल एक ही पुरातात्विक संस्कृति के भाग थे। इन्हीं खोजों के आधार पर 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी की एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की, जैसे कि S.N. राव द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में लिखित है। मार्शल ने भारत को जहां पाया था उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़। ऐसा इसलिए था क्योंकि मेसोपोटामिया का पुरस्थलों में हुए उत्खनन से हड़प्पा पुरस्थलों पर मिली मोहरों जैसी पर तब तक पहचानी न जा सकी मोहरें मिली थी। इस प्रकार विश्व को न केवल एक नई सभ्यता की जानकारी मिली, पर यह भी है कि मेसोपोटामिया के समकालीन थी। मेसोपोटामिया की जो है सभ्यता के समकालीन थी, ध्यान रखेंगे, पुरानी नहीं थी। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है, तो इसका सी जो है कथन सही नहीं है। ठीक है, बाकी जो सही है देख लेते हैं। R.E.M. व्हीलर भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने। उन्होंने खुदाई के लिए टीलों के स्तर विन्यास का अनुसरण किया। नए अन्वेषण अभी भी जारी है। तो सी कथन जो है इसमें असत सही नहीं है। आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने R.E.M. व्हीलर ने इस समस्या का निदान किया। व्हीलर ने पहचाना कि एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई के बजाय टीले का स्तर विन्यास का अनुसरण करना अधिक आवश्यक था। साथ ही सेना के पूर्व ब्रिगेडियर के रूप में उन्होंने पुरातात्विक की पद्धति में एक सैनिक परिशुद्धता का समावेश भी किया। हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक सीमाओं को आज की
राष्ट्रीय सीमाओं से बहुत थोड़ा या कोई संबंध नहीं है, लेकिन उपमहाद्वीप के विभाजन तथा पाकिस्तान के बनने के पश्चात सभ्यता के प्रमुख स्थल अब पाकिस्तान के क्षेत्र में है। इसी कारण से भारतीय पुरातत्ववादियों ने भारत में पुरास्थलों को चिन्हित करने का प्रयास किया। कच्छ में हुए व्यापक सर्वेक्षण में से कई हड़प्पाई वस्तुएं प्रकाश में आई तथा पंजाब और हरियाणा में किए गए अन्वेषण तथा हड़प्पा स्थलों की सूची में कई और नाम जुड़ गए। हालांकि कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़, हाल ही में हुए धौलावीर की खोज, वहां हुई अन्वेषण तथा उत्खनन इन्हीं प्रयासों का हिस्सा है। नए अन्वेषण अब भी जारी है। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। R.E.M. व्हीलर ने पुरातत्व में किसे नए अवधारणा को जोड़ा है? तो टीलों के स्तर विन्यास के अनुसरण को जोड़ा है R.E.M. व्हीलर। ठीक है, डिटेल देख लेते हैं। 1944 में भारतीय पुरातात्विक संरक्षण डायरेक्टर जनरल बने R.E.M. व्हीलर ने इस समस्या का निदान किया। व्हीलर ने पहचाना कि एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई के बजाय टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण करना अधिक आवश्यक था। साथ ही सेना के पूर्व ब्रिगेडियर के रूप में उन्हें पुरातात्विक पद्धति में एक सैनिक के परिशुद्धता तक का समावेश भी किया। 61 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के पुनर्निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक सहायक है? तो भौतिक साक्ष्य अधिक सहायक है। डिटेल देखते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि हड़प्पाई लिपि से इस प्राचीन सभ्यता को जानने में कोई मदद नहीं मिलती, बल्कि ये भौतिक साक्ष्य है जो पुरातत्ववादियों को हड़प्पाई जीवन को ठीक प्रकार से पुनर्निर्मित करने में सहायक होती है। ये वस्तुएं मृदभांड, औजार, आभूषण, घरेलू सामान हो सकता है। कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी तथा सरकंडे जैसे जैविक पदार्थ सामान्यतः सड़ जाते हैं। विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो वस्तुएं बच जाती है वे पत्थर या पक्की मिट्टी तथा धातु होता है। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पूरा वस्तुओं के वर्गीकरण के आधार पर क्या होता है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, उनका निर्माण सामग्री और उपयोगिता। आइए इसका डिटेल देखते हैं। पूरा वस्तुओं को पुनः प्राप्त या पुरातात्विक उद्यम का आरंभ मात्र है। इसके बाद पुरातत्ववादी अपने खोजों को वर्गीकृत करते हैं। वर्गीकरण एक सामान्य सिद्धांत प्रयुक्त पदार्थ है, जैसे पत्थर, मिट्टी, धातु, अस्थि, हाथी दांत आदि के संबंध में होता है। दूसरा और अधिक जटिल उनकी उपयोगिता के आधार पर होता है। पुरातत्ववादी को यह तय करना पड़ता है कि उदाहरणतः कोई पूरा वस्तु एक औजार है या एक आभूषण है, फिर दोनों, अथवा अनुष्ठानिक प्रयोग की कोई वस्तु है। 63 नंबर क्वेश्चन है, पुरातत्वविद किस वस्तु का उपयोगिता समझने के लिए किन कारकों का विश्लेषण करते हैं? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। वह वस्तु कहाँ मिली थी, वह किस सामग्री से बनी थी, वह किन अन्य वस्तुओं के साथ मिली थी। आइए इसका डिटेल देखते हैं। किसी पूरा वस्तु की उपयोगिता की समझ अक्सर आधुनिक समय में प्रयुक्त वस्तुओं से उनकी समानता पर आधारित होती है। मनक्के, चक्कियाँ, पत्थर के फलक तथा पात्र इसके स्पष्ट उदाहरण है। पुरातत्ववादी किसी पूरा वस्तु की उपयोगिता को समझने का प्रयास उस संदर्भ के परीक्षण के माध्यम से भी करते हैं जिसमें वह मिली थी। क्या वे घर में मिली थी या नाले में या कब्र में या फिर मिट्टी में। 64 नंबर क्वेश्चन है, कपास के उपयोग के प्रमाण हड़प्पा स्थलों पर कैसे मिले हैं? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मूर्तियों पर चित्रण के आधार पर मिले हैं। डिटेल है इसका। कभी कभी पुरातत्ववादियों को अप्रत्यक्ष साक्ष्यों के सहारा लेना पड़ता है। उदाहरण के लिए, हालांकि कुछ हड़प्पा स्थलों से कपास के टुकड़े मिले हैं, पर पहनावे के विशेष विषय में जानने के लिए हमें अप्रत्यक्ष साक्ष्य जैसे मूर्तियों का चित्रण पर निर्भर रहना पड़ता है। 65 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन कथन सत्य है यही बताना है। इसमें कूट भी दिया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। 65 को थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। तो पहला है, पुरातत्ववादियों को आभूषण से लादी हुई नारी मृण मूर्तियां संभवतः धार्मिक महत्व की होती थी जो असामान्य और अपरिचित लगती थी। तो ये जो है बिल्कुल सही है। ठीक है,
उसके बाद यह है पुरुषों की दुर्लभ पत्थर से बनी मूर्तियाँ जिनमें उन्हें एक लगभग मानकीकृत मृदा में एक हाथ घुटने पर रख बैठा हुआ दिखाया गया। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है पुरातात्विक प्रमाण के अनुसार कुछ संरचनाओं को धार्मिक और अनुष्ठानिक महत्व दिया गया था, तो ये भी सही है। चौथा है पुरोहित राजा की मूर्तियों को युद्ध की मुद्रा में दिखाया गया था, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये कथन गलत है चौथा, बाकी तीनों सही है, यानी सी ऑप्शन सही है और सी ऑप्शन ही इसका आंसर है। आइए इसका डिटेल हम लोग देख लेते हैं। सी और आंसर सी। पुरातात्विक व्याख्या की समस्या संभवतः सबसे अधिक धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण के प्रयास में सामने आती है। आरंभिक पुरातत्ववादियों को लगता था कि कुछ वस्तुएं जो असामान्य और अपरिचित लगती थी संभवतः धार्मिक महत्व की होती थी। इनमें आभूषणों से लदी हुई नारी मृण मूर्तियां, जिनमें से कुछ के शीर्ष पर विस्तृत प्रसाधन थे, शामिल हैं। इन्हें मात्र देवियों की संज्ञा दी गई थी। पुरुषों का दुर्लभ पत्थर से बनी मूर्तियां जिनमें उन्हें एक लगभग मानकीकृत मुद्रा से एक हाथ घुटने पर रखा बैठा हुआ दिखाया गया था, जैसे कि पुरोहित राजा को भी इस प्रकार वर्गीकृत किया गया था। अन्य दृष्टांतों में संरचनाओं को अनुष्ठानिक महत्व का माना गया है। इसमें विशाल स्नानागार तथा कालीबंगन और लोथल से मिले वेदियां सम्मिलित हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की कुछ मोहरों पर किस प्रकार की आकृतियां पाई गई हैं? तो पशु और योग मुद्रा में बैठे मानव पाए गए हैं। डिटेल देखते हैं। मोहरों जिनमें कुछ पर संभवतः अनुष्ठान के दृश्य बने हैं और परीक्षण से धार्मिक आस्थाओं और प्रथाओं की पुनर्निर्मित करने का प्रयास भी किया गया। कुछ अन्य जिन पर पेड़ पौधे उत्कीर्णता मान्यतानुसार प्रकृति की पूजा के संकेत देते हैं। मोहरों पर बनाए गए कुछ जानवर, जैसे कि एक सींग वाला जानवर जिसे आमतौर पर एक श्रृंग कहा जाता है, कल्पित तथा संश्लिष्ट लगते हैं। कुछ मोहरों पर एक आकृति जिसे पालथी मार कर योग की मुद्रा में बैठाया दिखाया गया है और कभी कभी जिसे जानवरों से घिरा दर्शाया गया है को अघ शिव अर्थात हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक का आरंभिक रूप की संज्ञा दी गई है। इसके अतिरिक्त पत्थर के शंकुआकार वस्तुओं की लिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 67 नंबर क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन मोहरों पर बने एक सींग वाले जानवर को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे, वराह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो वराह कहा जाता है। आइए इसका डिटेल देखते हैं। मोहरों जिनमें से कुछ पर संभवतः अनुष्ठान के दृश्य बने हैं के परीक्षण से धार्मिक आस्थाओं और प्रथाओं को पुनर्निर्मित करने का प्रयास भी किया गया। कुछ अन्य जिन पर पेड़ पौधे उत्कीर्णित है, मान्यतानुसार प्रकृति की पूजा के संकेत देते हैं। मोहरों पर बनाए गए कुछ जानवर, जैसे कि एक सींग वाला जानवर जिसे आमतौर पर एक श्रृंग कहा जाता है, कल्पित तथा संश्लिष्ट लगते हैं। कुछ मोहरों पर एक आकृति जिसे पलथी मारकर योग की मुद्रा में बैठा दिखाया गया है और कभी कभी जैसे जानवरों से घिरे दर्शाया गया है का अघ शिव या अर्थात हिंदू धर्म की प्रमुख देवताओं में से एक। इसके अतिरिक्त पत्थर के शंकुआकार वस्तुओं को लिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आइए नेक्स्ट पेज देखते हैं। 68 नंबर प्रश्न है पालथी मारकर योग मुद्रा में बैठना मानव को किससे जोड़ा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अघ शिव से जोड़ा गया है। सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। आइए इसका डिटेल हम लोग देख लेते हैं। मोहरों जिनमें से कुछ पर संभवतः अनुष्ठान के दृश्य बने हैं के परीक्षण से धार्मिक आस्थाओं और प्रथाओं को पुनर्निर्मित करने का प्रयास भी किया गया है। कुछ अन्य जिन पर पेड़ पौधे उत्कीर्णित है, मान्यतानुसार प्रकृति की पूजा के संकेत देते हैं। मोहरों पर बनाए गए कुछ जानवर, जैसे कि एक सींग वाला जानवर जिसे आमतौर पर एक श्रृंगी कहा जाता है, कल्पित तथा संश्लिष्ट लगते हैं। कुछ मोहरों पर एक आकृति जिसे पलथी मार कर योग की मुद्रा में बैठा दिखाया गया है और कभी किसी जानवरों से घिरा दर्शाया गया है को अघ शिव अर्थात हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक आरंभिक रूप से संज्ञा दी गई है। इसके अतिरिक्त पत्थर की
शंक्वाकार वस्तुओं को लिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 69 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद में उल्लिखित रुद्र देवता के को बाद में किस रूप में जाना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको शिव के रूप में जाना गया है। आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। उदाहरण के लिए आइए अगर शिव मोहरों को देखते हैं। सबसे आरंभिक धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच संकलित में रुद्र नामक एक देवता का उल्लेख मिलता है। 70 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। ठीक है, 1875, तो 1875 का हो जाएगा आपको हड़प्पाई मोहरों पर कनिंघम की रिपोर्ट आई थी। 1955, तो 1955 आपका हो जाएगा SR राव द्वारा लोथल की खुदाई का आरंभ। 1990 ये हो जाएगा आपको RS बिस्ट द्वारा धौलावीर में उत्खनन का आरंभ। और 1986 अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा में उत्खनन का आरंभ हुआ था 1986 में, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। 19वीं शताब्दी 1875 में हड़प्पाई मोहरों पर कनिंघम की रिपोर्ट आई थी 20वीं शताब्दी में। और 1921 में माधव स्वरूप वत्स द्वारा हड़प्पा में उत्खनन का आरंभ हुआ था। 1925 में मोहनजोदड़ो में उत्खननों का प्रारंभ हुआ था। 1946 में REM व्हीलर द्वारा हड़प्पा में उत्खनन हुआ था। और 1955 में SR राव द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ हुआ था। 1960 में BB लाल तथा BK थापर के नेतृत्व में कालीबंगन में उत्खनन का आरंभ हुआ था। तो यहाँ तक रहा दोस्तों NCERT 360 डिग्री का पहला अध्याय हड़प्पा सभ्यता। अब हम लोग नेक्स्ट जो है इसका लेसन 2 आरंभ करेंगे। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं, तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे जो है आपको अध्याय 2 दिया हुआ है और थोड़ा सा ये दिया हो तो आप लोग देख लीजिएगा। और नेक्स्ट लेसन है आपका राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था, लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।